गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियन वर्कर्स इन पोर्चुगल। तो यूनियन कैबिनेट ने एक इंटर गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया पोर्चुगल के साथ। और जो यहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स होंगे या फिर इवन प्रोफेशनल वर्कर्स जो होंगे, उनको भी यहाँ से जो है वहाँ पर जाने के लिए जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दिया गया है, ताकि इंडिया और पोर्चुगल में जो वर्कर्स का एक्सचेंज होगा तो उनको कोई दिक्कतें ना आए, स्मूथ फैसिलिटेशन हो उनका। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल एक पूरा एग्रीमेंट कर लिया गया है। अब है इसमें स्पेशल क्या कि सबसे पहला एग्रीमेंट ऐसा है इंडिया का जो एक ईयू मेंबर नेशन के साथ है वर्कर्स को लेते हुए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंडियन स्किल्ड इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को। एक पूरा अरेंजमेंट, फॉर्मल अरेंजमेंट हो गया है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में वर्कर्स को लेके। तो पूरा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म बन जाता है तो जितना भी हम मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते हैं हमारे वर्कर्स को, वो दोनों साइड से मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में चल रहा है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इंडियन वर्कर्स इन Portugal. So, Union Cabinet has signed the agreement between India and Portugal regarding the recruitment of Indian citizens to work in the Portuguese Republic. This agreement will provide an institutional mechanism for partnership and cooperation between India and Portugal vis-a-vis Indian workers, and this will benefit hundreds and thousands of those Indian workers and professionals who are seeking work opportunities in Portugal. So why this one is important, why this particular agreement is important? Because it's the first agreement within an EU member nation with India with respect to workers and professionals. Okay, that's why it is important, and that's why we have to look at it, because it is a government to government agreement, and this G2G agreement mechanism will provide maximum support from both sides towards the workers of course both nations. So now let us see the next topic, which is PLI scheme for textiles. तो यूनियन कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम जो है उसको टेक्सटाइल्स को भी एक्सटेंड कर दिया है। अब उसमें जो एमएमएफ, मैन मेड फाइबर एपरल, मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स और जो बाकी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उनको, उनके अंदर जो ये स्कीम जो है वो अब वैलिड होगी। तो पीएलआई स्कीम क्या है, जिसको नहीं पता उनको बैकग्राउंड थोड़ा सा दे देते हैं। तो पीएलआई स्कीम में क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सके, उसके लिए पीएलआई स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार बजट में लेके आई थी, और कहा था कि लास्ट ईयर एक्चुअली 2020 वाले बजट में आया था। तो एक्चुअली क्या था इसमें कि 1.97 लाख करोड़ रुपीस जो है उन्होंने रख लिए हैं बजट में से निकाल के, और कहा है कि अगले 5 साल तक हम ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको हम एक तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ाएं। ठीक है, तो अब कैश सब्सिडी के फॉर्मेट में उनको जितनी वो ज़्यादा सेल्स बढ़ाते हैं अगले 5 साल तक, उनको जो है वो उसके हिसाब से पैसा कैश सब्सिडी मिलती है। ठीक है, फिर अगर वो कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगाते हैं, तो उसके बेसिस पर भी उनको क्या होता है, उनको जो है कैश इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, 4 से 6% के आसपास जो है पीएलआई में बेनिफिट मिल रहा है। जैसे फोन, मोबाइल फ़ोन और लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में 4 से 6% जो है, जितनी वो सेल बढ़ाएंगे उतना उनको कैश जो है वो सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, कंपनी को, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो है टोटल आउटले इसका पीएलआई स्कीम का 1.97 लाख करोड़ है, उसमें से ही अलग अलग जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनीज के लिए ही इसमें से ही जो है बजट दे दिया। फिर जैसे टेक्सटाइल के लिए इस 1.97 लाख करोड़ में से 10,000 कुछ करोड़ जो है वो इसमें से ईयर मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो टेक्सटाइल जो कि हम देखने के लिए या अच्छे दिखने के लिए या डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं पहनते हैं, मोस्टली जो कि टेक्निकल होते हैं, उनको हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। जैसे आपके जो है मेडिकल टेक्सटाइल, ठीक है, जो आप पट्टी करते हो, बैंडेज होती है, या इवन जो है आपका जो डॉक्टर्स पहनते हैं। ठीक है, तो वो मेडिकल टेक्सटाइल है। या इम्प्लांट्स जो होते हैं, आपका प्लास्टर चढ़ता है तो उसके लिए जो ऊपर जो है टेक्सटाइल चढ़ता है, वो भी एक तरह से मेडिकल टेक्सटाइल है। ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में भी काम आता है। जियो टेक्सटाइल क्या होता है, जो आपकी सड़क बनने के अंदर भी काम आते हैं, या इवन जो है आपकी जो कनाल्स बनाने के लिए उसको बीच में डाला जाता है उन टेक्सटाइल्स को, ताकि जो है वो रिवर एम्बैंकमेंट्स को ठीक से प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्रो टेक्सटाइल्स भी होते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन की जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं, हमने देखा होगा कई बार।
ग्रीन कलर के ऐसे कवर्स लगाए होते हैं ताकि जो बचाने के लिए उनको पेस्ट से। फिर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो कि जैसे हीट या रेडिएशन से बचने के लिए, बेसिकली पूरा आपके जो जितने भी नॉन डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो आपके टेक्सटाइल्स यूज होते हैं उनको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उनके भी है, जो फायर फाइटर्स हैं उनके भी अलग से कपड़े होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में आ गए, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। तो इनको भी ईयर मार्क किया हुआ है, इनके लिए भी फंड, ताकि इसमें भी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या रखा है? दो तरह के क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर इंसेंटिव्स मिल सकेंगे कैश सब्सिडी के कंपनीज को या फिर जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। पहला है, या तो वो 300 करोड़ रुपए जो है वो अपनी प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या सिविल वर्क्स के अंदर इन्वेस्ट करें, तब उनको जो है ये इसके बेनिफिट्स मिल सकेंगे। या फिर वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्री में करें, और खासकर ज़्यादा अगर उनको इंसेंटिव चाहिए तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स या रूरल एरियाज में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको थोड़े और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे कैश सब्सिडी में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? अगर जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, ऐसी ज़्यादा जो है वो सेल्स बढ़ाते हैं, तो ऑफकोर्स जब सेल बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या होएगा कि ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाएगी। अभी ऑलरेडी वैसे ही जो है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही होती है आफ्टर एग्रीकल्चर, आपको पता ही होगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा पुश मिलेगा, तो उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब 19,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया जो है वो सोच रहा है कि अगले 5 साल में टेक्सटाइल्स में आएगी, और जो है इसी पीएलआई स्कीम की वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स आएगी, और 7.5 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है या सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है इसमें आफ्टर एग्रीकल्चर। और इंडिया के एक्सपोर्ट जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 11% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर का ही है। 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 14% जो है वो आईआईपी में इसका ओवरऑल रोल है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंडिया की तरफ से खासकर जो है वो बहुत ही एक ट्रूली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड वाइड एक सेक्टर है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. PLI scheme for textiles. So Union Cabinet has recently extended the benefits of PLI scheme to textile sectors also. Of course, there was a total budgetary outlay of 1.97 lakh crore rupees for the next 5 years for the entire PLI scheme, and out of that 1.97 lakh crore rupees, 10,000 crore something has been earmarked for the PLI scheme of in textiles for the next 5 years. So what is this PLI scheme? So to encourage manufacturing in India, companies who are registered in India, they are given cash subsidy if they increase their sales of the goods which are manufactured in India from for about 5 years from the base year. The last year was the base year, and the incentive is tied to incremental investments made during the period. Okay, so if they let's say they make investments in their plant and machinery, so because they are expanding, that's why they are making investments in plant and machinery. So based upon that, cash subsidy will be given to the company or to the manufacturer by the government of India. So for example, for mobile phone manufacturers, if they are increasing their sales year on year, they are increasing their incremental sales, then they are awarded 4 to 6% of the incremental sales benefit. And so basically, if they make a sale and if they were making a sale of 2,000 crore rupees last year, okay, and this year they made a sale of 2,100 crore rupees, so the total would be 100 crore rupees. This incremental sales the increase in the sales was 100 crore rupees. So based upon that, 4 to 6%, that is 4 to 6 crore rupees, will be given by the government of India to that particular company who has increased the sale. So increase in sale means expansion, and expansion means employment generation. So government is eyeing that with expansion, Make in India will be promoted by this PLI scheme. Okay, so technical textiles. So technical textiles are those who do not have any aesthetic or decorative purpose. They are used for technical purposes, like I've explained you, medical textiles, implants, any bandage that you use on your fractured arm or leg or anything. Even the medical team that which is wearing the PPE kits. Okay, that also comes under the technical textiles.
Agro textiles for used for crop protection. You have seen it near some near some farms that to protect them from pests. Such agro textiles are used. Similarly, protective clothing like the one firefighters are wearing. So all such textiles do not have any aesthetic purpose. They are not wearing. They are not worn to increase their good looking, to increase their good looks. Okay, so or not to for aesthetic purpose or decorative purpose. That they have a technical purpose. So that's why they are called technical textile. So the government has clarified the criteria for investment. So in case a company is investing a minimum of 300 crore rupees in plant machinery equipment or civil works in the country, they will be eligible for the benefits of under this PLI scheme. Or if they are investing a minimum of 100 crore rupees in expansion, and they will be eligible for the benefits. And especially if they invest in aspirational districts, tier 3 tier 4 towns and rural areas, they will be given more benefits because they are investing in such areas. So the significance of this scheme is that it will promote production of high value textiles or products like MMF fabric, garments and technical textiles. Of course, it will also boost employment in India. And government is expecting that almost 19,000 crore rupees worth of investment will be accumulated by the country in the next 5 years in this textile sector. And the government is also expecting that it will create 7.5 lakh jobs in this sector and several lakhs more in the supporting activities. Okay. So now let us see the importance of textile sector in India. So like I've told you earlier, it is the second largest employment generator sector in India after agriculture. Out of the total exports of India, 11% of India's total exports are textiles. It contributes to 5% of GDP and 14% of IIP. It is actually the truly competitive sector worldwide. Okay, so now let us see the next topic, which is C-295 MW. तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया अब प्रोक्योर करने के लिए यूनियन कैबिनेट की जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की उनको जो है वो अप्रूवल मिल गया है, जिसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एयरबस डिफेंस और स्पेस की एसए कंपनी है, स्पेस एसए जो है स्पेन की कंपनी है, वो प्रोड्यूस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए. तो ये एयरक्राफ्ट किसके लिए यूज होता है? मोस्टली जो है ट्रूप्स को कैरी करने के लिए या कार्गो को उठाने के लिए जो है ये एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया गया होता है. और जो है इसकी 5 to 10 टन जो है वो कैपेसिटी होती है. इतना सामान इसके अंदर या इतने ट्रूप्स लेके जाए जा सकते हैं किसी जगह पर उनको अगर पैराड्रॉप करना हो तो. अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि 16 एयरक्राफ्ट तो हम फ्लाई ओवर कंडीशन में लेंगे, मतलब बने बनाए हम खरीदेंगे और जो है 2 साल के अंदर 4 साल के अंदर जो है ये कंपनी जो है दोनों ये हमको डिलीवर करेंगे. लेकिन 40 एयरक्राफ्ट जो हैं ये हमारे टाटा जो है, हमारे टाटा ग्रुप है, उनके साथ जो एक कंसोर्टियम के साथ ये डील साइन करके अगले 10 साल के अंदर इंडिया में बनाएंगे. ठीक है, तो 16 तो हम बने बनाए खरीद रहे हैं, लेकिन 40 इंडिया में बनेंगे ये एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो है एयरोस्पेस इकोसिस्टम है वो बढ़ा, उसको जो है वो एक पुश मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा इंडिया में जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जिसके अंदर. ठीक है, तो ये सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है C-295 MW वाला. अब इसकी सिग्निफिकेंस यही है, एक तो एरोस्पेस इकोसिस्टम को इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा. डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं. फिर जो है इवन जो एक ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एग्रेडिटेशन प्रोग्राम. तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये नैडकैप है ये देखता है कि जो है कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो केपेबल हैं या फिर उनको एक्रेडिटेशन की जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बनाने में या मिलिट्री हार्डवेयर से डील करने में ये केपेबल हैं. तो जब उनकी एक्रेडिटेशन मिल जाएगी तो ये जो टाटा ग्रुप का कंसोर्टियम है ये आगे भी जो है
वर्ल्ड वाइड भी जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है ये ले सकेगा, ठीक है। तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट को, बिजनेस को जो है वो बहुत बढ़त मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे एटलीस्ट मुझे जो है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही लग रही है इसकी, ठीक है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बाकी जो इसके रिपल डाउन इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे, जो इसके रिपल्स होंगे इकोनॉमी में, छोटी छोटी जो कंपनी जो एमएसएमईज होंगी वो कुछ ना कुछ पार्ट सप्लाई करेगी, तो उनको भी जो है वो बढ़त मिलेगी इससे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। C295 MW. So Cabinet Committee on Security has approved the procurement of 56 C295 MW transport aircraft from Airbus Defence and Space SA, which is the company of Spain. So they will be providing this aircraft which is having 5 to 10 ton capacity, and it will be used for paradropping of troops as well as of cargo. Okay, so it will be used for taking for the movement of troops as well as the movement of cargo. And the good thing is 16 aircraft will be directly purchased, and they will be delivered within the next 48 months or 4 years, and the 40 aircrafts will be made in India in a will be jointly made in India by these companies along with Tata. Okay, so Tata Group will have a hands-on experience in manufacturing this such sophisticated aircraft. This will be the first project of its kind in which a military aircraft will be manufactured in India, and the electronic warfare suite which will be installed in that aircraft will be totally made in India. Okay, so the significance is that it will give a boost to our aerospace ecosystem in India. It will augment our domestic aviation manufacturing capacities. It will of course generate employment, and it will also be having trickle down effect on several of our small manufacturing sector like the MSMEs, because they will be supplying some or the other products. It will, the most important significance of this particular action, according to me at least, is that the Tata Group or the Tata consortium of companies which will be involved in this project, they will be able to tap the NADCAP accreditation, which is essential and which provides credibility to any defense supplier while they are bidding for any future defense projects. Okay, so it will give an opportunity to Tata Group that they will be able to manufacture such military aircraft or such military products for the rest of the world also. Okay, so now let us see the next topic, which is स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है उसको जो है वो मंजूरी मिल गई है, और ये जो है कुछ टाइम में कंडक्ट होने वाला है। अब जो है एक एक्सपर्ट एजेंसी को इसमें जो है हायर किया गया है, जो कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण करेगी ग्रामीण लेवल पर। अब डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो उसने पहले 2018 में और 19 में भी ये जो है इसको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को कंडक्ट किया था। सिर्फ इसमें रैंकिंग नहीं की जाती, अब इससे क्या होता है कि पता लगता है कि आपके जो एरियाज, रूरल एरियाज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन भी उसके अंदर होती है। अब इसके अंदर अलग अलग ना वेट्स दिए हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट जो जब भी कंपनी, जो एक्सपर्ट एजेंसी जब ये सर्वेक्षण करेगी तो कैसे रेटिंग करेगी किसी भी रूरल एरिया की, तो पहले तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि सच में कैसी सैनिटेशन या पब्लिक प्लेसेस के कैसी जो है वो सिचुएशन है, तो 30% जो है वो वेटेज उसको देंगे। फिर लोगों से पूछा जाएगा, सिटीजन से फीडबैक ली जाएगी कि आपको क्या लगता है कि कैसा जो है वो स्वच्छ सर्वे, जो भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है आपके एरिया में, उसको 35% जो है वो वेटेज दी जाएगी। फिर जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस, जो सर्विस कैसी हो रही है सैनिटेशन रिलेटेड पैरामीटर्स में, उसको जो है वो ऑब्जर्व करेगी एक्सपर्ट एजेंसी, और उसकी भी 35% जो है वो वेटेज दी गई है, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है 2014 से 19 तक चलाया गया था। फर्स्ट फेज की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें स्ट्रीट्स क्लीन हो, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही थी सिटीज में, लेकिन रूरल एरियाज में ओपन डेफिकेशन जो है उसको फ्री करने का जो है ऑब्जेक्टिव रखा था बाय 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, जिसमें जो है सैनिटेशन से रिलेटेड, उसको अचीव करना चाहता था इंडिया।
और जो है इसी के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण लेवल पर जो चलाते हैं वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री, और जो अर्बन लेवल पर चलाते हैं वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, अब जो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो फेज 2 है, जो कि 2020-21 से लेकर 24-25 तक चलाया जाएगा, इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, जैसे जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 1 था उसमें तो ओपन डेफिकेशन फ्री तक डिक्लेयर करने का तक हम सीमित थे। इसमें ये देखना है कि वो ऑपरेशनल भी हैं या नहीं है, या फिर हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी ठीक तरीके से वहां पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको भी जो है इंश्योर करने का इसका मिशन है ये। ठीक है, अब इसमें मनरेगा जो है उसका यूज किया जाएगा। मनरेगा और जल जीवन मिशन जो है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आपका मतलब लिक्विड वेस्ट होता है उसको मैनेज करने का प्रोग्राम है। और जो है उसके लिए जो असेट्स बनाए जाएंगे वो मनरेगा के अंदर ही जो है वो जो आपके वर्कर्स हैं वो बनाएंगे। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा था कि 30,000 करोड़ के आसपास जो है वो रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए हम ईयर मार्क करेंगे, और जो है रूरल लोकल बॉडीज जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो रूरल लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है इससे, और रूरल इकोनॉमी भी को भी इम्पेटस मिलता है। ठीक है, फंड शेयरिंग पैटर्न तो वही है आपका जो नॉर्मल रहता है, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स, और 60-40 जो है बाकी स्टेट्स के लिए, और 100% यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, तो now let us see this topic in English. Swachh Sarvekshan Gramin 2021. So recently, the Jal Shakti Ministry or the Department of Drinking Water and Sanitation, they have confirmed that this Swachh Sarvekshan Gramin will be launched, and it will support the acceleration of ODF plus interventions in the country, and it will oversee how they have performed during this first phase of during the starting of the second phase of the Swachh Bharat Mission Gramin. And the Department of Drinking Water and Sanitation, they have hired an expert agency which will be undertaking this survection or the survey. A different levels of weightage has been identified for this expert agency to calculate the survey. The direct observation will carry a weightage of 30%. Citizens feedback will carry a weightage of 35%. Similarly, service level progress, how the actual sanitation related projects are performing, how they are being serviced, this will carry a weightage of 35%. And what is this Swachh Bharat mission? You all know about it. So this was launched in 2000 during the period of 2014 and 19, and in urban areas the mission was to clean up the street, roads and infrastructures of cities and towns. But in the areas of rural areas or the Gramin areas, the target was to eliminate open defecation by construction of household and community based toilets. Okay, so the mission was to declare India open defecation free by the time of 2019, that is 2nd October 2019, which was the 150th birth anniversary of Shri Mahatma Gandhi ji. And there are two types of Swachh Bharat Mission Abhiyan. Okay, so the first one is Gramin, which is dealt by the Ministry of Jal Shakti, and the second one is Urban, which is dealt by the Ministry of Housing and Urban Affairs. In the second phase, the target has been revised, and it is not just to eliminate open defecation. Now the target is ODF plus, which includes that we want to see how this household or community based toilets are being serviced, and how this solid and liquid waste management activities are performing. Okay, so Manrega will be converged with this second phase, so that community based assets will be created, and effective management of grey water can be ensured. Grey water is what? Your solid or liquid waste that is generated from the toilets. And Jal Jeevan Mission has also been complemented, which aims to give tap water connection to all the rural areas, or the basically the entire country. And the 15th Finance Commission has also proposed that 30,000 crore, almost 30,000 crore rupees must be earmarked for rural water supply and sanitation, and such projects under this rural water and supply and sanitation must be implemented by the rural local bodies themselves. So the funding pattern in this Swachh Bharat Mission Gramin is similar to any centrally sponsored scheme, that is 90-10 for
northeastern states and Himalayan states, 60-40 for other states, and 100% for the union territories. So now let us see the next topic, which is International Fund for Agricultural Development. तो श्रीलंका और IFAD जो है उन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये स्मॉल होल्डर एग्री बिजनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट है। श्रीलंका का ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट है पॉवर्टी से लड़ने के लिए, फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए। उसके साथ जो है ये IFAD जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करेगा और इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि IFAD क्या है, ठीक है। तो 1977 में इसको बनाया गया था IFAD को, और ये 13th स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है ऑफ कोर्स, और ये वर्क करती है कि पॉवर्टी और हंगर जो है रूरल एरियाज़ में, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रूरल एरियाज़ है वहाँ से उनको जो है वो रिमूव किया जा सके। पुअर रूरल मैन और वुमेन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऑफकोर्स उनको एम्पावर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करते हैं ये। फिर अब इसमें गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। गवर्निंग काउंसिल जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IFAD की, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल development. So Sri Lanka and IFAD, they have signed an agreement to create the smallholder agribusiness and resilience project of Sri Lanka, so that poverty, food insecurity, as well as gender inequality can be dealt with in the country. So for us, what is to be studied here is IFAD. So it was created in 1977 as the 13th specialized agency of the United Nations. Of course, India is a founder member of this organization. This organization or this agency works for removal of poverty and hunger in rural areas of developing countries. Okay, so of course not just developing countries, it will also work in developed countries, but the focus is on developing countries. It has two main governing bodies, the governing council as well as the executive board. Of course, the governing council makes the most important decisions regarding the IFAD. ओके, सो नाउ एक छोटा सा टॉपिक था वो रह गया था मुझसे, तो ये राइट टू सिट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने राइट टू सिट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। एक बिल लेके आए हैं वो असेंबली में, ताकि राइट टू सिट को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब राइट टू सिट क्या है कि जो आपके देखे होगा कि आपने कि कुछ टेक्सटाइल स्टोर्स में या ज्वेलरी शोरूम्स में जो है वो जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनको बैठने नहीं देते, उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये राइट टू सिट जब आ जाएगा तो सब वर्कर के लिए जो है एटलीस्ट एक चेयर जो है वो प्रोवाइड कराना कंपलसरी होगा इन शोरूम्स को या जो भी शॉप्स को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो बेचारे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता है इन शोरूम्स में, तो उनकी क्या है जॉइंट पेन या फिर वेरिकोस वेन्स, मतलब जो है वो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है उनके पैरों में, और वो इतने टाइम लंबे टाइम खड़े रहते हैं। तो उसके लिए जो है उन्होंने डिमांड रखी थी, जो वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था एक तरह से। तो अब जो है तमिलनाडु में जो है स्टेट असेंबली में बिल आया है, और ये एक अमेंडमेंट होकर जो है जब ये पास हो जाएगा, ऑफ कोर्स पास ही हो गया, तो अब जो है ये लॉ बन जाएगा। फिर जहाँ पर जितने भी शोरूम्स हैं उनको जो है वो एटलीस्ट चेयर जो है वो सब हर वर्कर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तमिलनाडु क्या पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पर ऐसा लॉ है? नो, केरला में एक ये लॉ ऑलरेडी है, राइट टू सिट ऑलरेडी वहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो आपको क्वेश्चन अगर ये आए कि कौन सी स्टेट सबसे पहली बनी है इंडिया में जिसने राइट टू सिट दिया, तो याद रखना तमिलनाडु नहीं, केरला में ये लॉ ऑलरेडी है, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English, right to sit. So recently Tamil Nadu government has introduced a bill in the assembly for recognizing workers' right to sit. There was an issue when workers were striking because their owners or the employers of these showrooms, they were not providing them any place to sit, or they were not even allowed to lean on a wall. So they had to stand throughout the day or throughout their duty hours, and which was creating several health issues for them, joint pain, etc. That's why they were protesting against it, and that's why the Tamil Nadu government has brought a bill for that. And now these showrooms will have to mandatorily provide a chair to each worker. And now Tamil Nadu is not the only state. Kerala has already enacted such a law. So in case you have a question which is the first state to enact such a law, the answer will be Kerala. Okay, but if someone asks which is the recent state that has brought a bill regarding the same, you will have to answer the Tamil Nadu state. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.